हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प भारत फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। और राघवेंद्र सर आज के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जी हाँ, ये 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। तो स्टार्ट करें। तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो तैयार रहो। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा देना, है ना? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखो बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मेरे आपके हर फिजिक्स के हर चैप्टर पे मैं बना रहा हूं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जिसमें आपके कंसेप्ट पर एनालाइज करके सोच समझ के आपको आंसर देना पड़े। यानी आपने एनसीईआरटी में कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको उन कंसेप्ट को अप्लाई करना होगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते ये। जहां आपको एनालाइज करना पड़े वही होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आए, असर्शन रीजन के फॉर्म में आए, न्यूमेरिकल के फॉर्म में आए, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में क्या बोला है? रमन वॉन्ट्स टू ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर चेंजेस विद द लेंथ एल ऑफ द वायर, है ना? रमन चाहता है कि जो रेजिस्टिविटी है वायर की और जो वायर का लेंथ है, उसको मैं आपस में जो रिलेशन है, उसको रिलेशन को ड्रॉ करना है, मुझे ग्राफ के थ्रू बताना है। तो वो कौन सा ग्राफ बनाएगा, इनमें से कौन सा ग्राफ होगा? तो ये देखो, यहाँ 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे आपका रेजिस्टिविटी है और एक्स एक्सिस पे लेंथ है। यहाँ भी रेजिस्टिविटी लेंथ, यहाँ भी रेजिस्टिविटी लेंथ, यहाँ भी रेजिस्टिविटी लेंथ। ठीक है, यहाँ स्लोप ऐसा है, यहाँ स्लोप ऐसा है, यहाँ स्लोप ऐसा है और यहाँ स्लोप ऐसा है। अब आप ये बताओ कि वायर की लेंथ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है क्या? गलत, नहीं डिपेंड करता। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर आपने फॉर्मूला देखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है? R इजकल टू रो एल अपॉन ए। तो लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और वायर के मटेरियल पे, कि वायर कॉपर का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है। यानी लेंथ बदलने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। तो हमारा आंसर वो ग्राफ होगा जिसमें लेंथ तो चेंज हो रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। वो कौन सा? क्या ये पहला ग्राफ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लेंथ बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी घट रहा है। गलत, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ ये भी नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेंथ कांस्टेंट है, ये भी नहीं हो सकता। फिर डी ऑप्शन में देखो, जैसे जैसे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो लेंथ तो बढ़ रहा है ना, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? वो उतना का उतना ही है। आप इस लेंथ पे देखो तो भी रेजिस्टिविटी इतनी, आप इस लेंथ पे देखो तो भी रेजिस्टिविटी उतनी। यानी ये ग्राफ है जो ये बता रहा है कि लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो यही आंसर होगा, हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है क्या? डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या आपने देखा? आपने यही सीखा ना कि भाई देखो, कंसेप्ट आपका दिमाग में क्लियर होगा, लेकिन जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड द स्विच? फ्यूज और स्विच का करेक्ट पोजीशन बताने वाला कौन सा इसमें सीक्वेंस है? ठीक है, तो फ्यूज हम कहाँ लगाते हैं? अब देखो, 2 वायर दिख रहे हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। यहाँ भी लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। अब आप ये बताइए कि फ्यूज कहाँ लगाएंगे? फ्यूज हम लाइव वायर में लगाएंगे, ना कि न्यूट्रल वायर में लगाएंगे। यहाँ ये जो फ्यूज है, ये बॉक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूज को, ये न्यूट्रल वायर में लगा है। गलत। यहाँ भी न्यूट्रल वायर में लगा है, तो गलत। यहाँ लाइव वायर में लगा है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में एक चीज़ तो सही है कि फ्यूज लाइव वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन स्विच कहाँ कनेक्टेड होना चाहिए? लाइव वायर से कि न्यूट्रल वायर से? तो स्विच भी लाइव वायर से जुड़ा होना चाहिए।
तो ये जो ए वाला केस है, डायग्राम है, इसमें ये फ्यूज भी आपका लाइव वायर से जुड़ा है और ये जो स्विच है ये भी लाइव वायर से जुड़ा है, ठीक है। तो यही हमारा सही डायग्राम है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तभी हाई करंट जो घर में एंटर करना चाहेगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि बल्ब को खराब करना चाहेगा तो वो नहीं एंटर कर पाएगा, क्योंकि हमने फ्यूज लगाया है, फ्यूज पिघल जाएगा। तो फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। ए इज द आंसर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? द IV ग्राफ फॉर द टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस P and Q आर शोन इन द डायग्राम। ठीक है, दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस P and Q का जो IV ग्राफ है वो यहाँ डायग्राम में शो किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर P के केस में जो P अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस RP है और Q अप्लायंस का रेजिस्टेंस RQ है, तो RP और RQ के बीच में सही रिलेशन क्या होगा? तो अगर आपको सही रिलेशन पता करना है तो सबसे पहले ग्राफ को स्टडी करो। इस ग्राफ में y एक्सिस पे क्या है? करंट I, x एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल V। तो ये कौन सा ग्राफ है? VI की IV? तो ये IV ग्राफ है। और IV ग्राफ का जो स्लोप होता है, IV ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है? वो 1/r की वैल्यू देता है। तो स्लोप मतलब एंगल, ये आपका स्लोप है ना। तो स्लोप ज्यादा होगा, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो 1/r की वैल्यू ज्यादा होगा, और 1/r की वैल्यू ज्यादा होगा तो फिर r की वैल्यू कम होगी। यानी स्लोप के बढ़ने से r की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो p का स्लोप ज्यादा है कि q का स्लोप? कैसे चेक करेंगे भाई? x एक्सिस से एंगल देखो ना, तो Q के केस में एंगल ज्यादा बन रहा है, तो यानी स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा तो R कम, यानी RQ कम है ना। ये RQ क्या है? कम है। और P का स्लोप कम है, स्लोप कम तो R की वैल्यू ज्यादा, तो ये RP ज्यादा है, ठीक है। तो यानी रिलेशन ये बना कि RP इज ग्रेटर देन RQ। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन है। तो हम यहाँ C ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ठीक है। और मैंने एक ट्रिक भी आपको बताया है कि जब भी IV ग्राफ या VI ग्राफ दिया रहे तो रेजिस्टेंस उस स्लोप के केस में ज़्यादा होगा जो स्लोप पोटेंशियल के करीब होगा। तो यहाँ P और Q स्लोप दोनों है ना, P और Q स्लोप, तो कौन पोटेंशियल के करीब है? P। तो P के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हमको तुरंत समय बचाना है ना, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा अच्छा P नज़दीक है पोटेंशियल के, तो P के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल y एक्सिस में होता तो ये देखते कि y के करीब कौन है ना। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या लिखा है? ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ ए रेजिस्टेंस 64 ओम। यानी कि टुकड़ों में पढ़ो, टुकड़ों में सॉल्व करो। तो बोला है कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 64 ओम है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हम मान लेते हैं उस वायर की कितनी? रो। तो हमें R जो कि इक्वल है किसके? 64 ओम के। मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ? रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया के इक्वल लिख सकता हूँ। हाँ, ये पहले वायर के केस में है। What would be the resistance of another wire? अब ये दूसरे वायर की बात हो रही है जो कि किसका बना है? सेम मटेरियल का बना है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मटेरियल, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर वायर का मटेरियल सेम है तो क्या सेम होगा? रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो अगर इसका हमने रेजिस्टिविटी, पहले वायर का रेजिस्टिविटी हमने रो लिया है, तो सेकेंड वायर का भी तो रेजिस्टिविटी रो लेंगे, क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है। तो ये याद रखना, जब जब मटेरियल की बात सेम होगी तब तक रेजिस्टिविटी सेम होगी। लेंथ कितना है? L/4। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A/3। तो सेकेंड वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस R2 मैं क्या रखूं? रो इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? L/4 अपॉन एरिया। एरिया कितना है? A/3। तो A/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4
रो एल अपॉन ए। अब आपको तो रो एल अपॉन ए की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? रो एल अपॉन ए मतलब 64 ओम दिया है ना, तो बस ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा R2 इजकल टू 3/4 इंटू रो एल अपॉन ए मतलब 64 ओम। ठीक है, तो ये 4 1 जा और 2 4 6 जा, 16 3 जा 48 और 48 हमारे डी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी आएगा आपको 2 बार सॉल्व करना होगा, पहले वायर के लिए, दूसरे वायर के लिए, और पहले वायर का जो डाटा है वो दूसरे वायर में पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गिवन रजिस्टर्स R1 एंड R2 विच ओबे ओम्स लॉ एंड प्लॉटेड द फॉलोइंग VI ग्राफ। यानी 4 स्टूडेंट थे, 4 स्टूडेंट के पास, सभी के पास 2 रजिस्टर्स था, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, और उनको बोला गया कि आप दोनों का क्या करो, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करो और फिर उसका VI ग्राफ प्लॉट करो, है ना। यानी मुझे जैसे मान लो कि पहला स्टूडेंट में मुझे R1 ओम का रजिस्टर और R2 रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस है, R1 R2 रजिस्टर्स बोला गया, 2 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, जैसे ऐसे एक R1 है और दूसरा R2 है, ये दोनों मुझे दे दिए गए और मुझे स्टडी करना है। तो पहले मैं इन दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा तो कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ूंगा फिर कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, और उन दोनों रेजिस्टेंस को मैं VI ग्राफ में प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो फिर आपको पूछा है कि विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्टली लेबल्ड इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो इसमें से कौन सा ग्राफ सीरीज और पैरेलल के टर्म्स में सही लेबल किया गया है। तो पहली चीज तो आपको ये देखना है कि VI ग्राफ हो या IV ग्राफ हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे आपको ले चलूं, देखो ये वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन था कि नहीं, है ना। तो जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है, यानी उसका हम VI ग्राफ बनाते हैं या IV ग्राफ बनाते हैं, तो याद रखना हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। IV ग्राफ या VI ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब आपको कौन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहे, तो आप कहोगे सर B नहीं दिख रहा, तो B ऑप्शन गलत हो गया। ये एलिमिनेट करने का तरीका है। फिर यहाँ D ऑप्शन, ये सीरीज, ये पैरेलल, ये दिख रहा है क्या, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, ये तो कर्व है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा A ऑप्शन और C ऑप्शन। ठीक है, अब A और C में से कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल का स्लोप होगा, अब कैसे पता करें, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। पहली बात ये बताओ कि अगर 2 रजिस्टर्स को मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो जो रेजिस्टेंस आएगा वैल्यू, और जो पैरेलल में जोड़ूंगा जो रेजिस्टेंस आएगा, उन दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा। सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि मान लो मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं, एक 1 ओम का, दूसरा 2 ओम का। मैंने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, फिर मैं इन दोनों को पैरेलल जोड़ दूं, तो पैरेलल जोड़ूंगा तो क्या होगा, 1/1 + 1/2 है कि नहीं। तो जो वैल्यू आएगी वो 3 से कम आएगी। यानी कि ये समझ में आया कि जब भी हम बहुत सारे रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ज्यादा होता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसके। भाई 4 और 4 को सीरीज में जोड़ो कितना होगा, 8, और 4 और 4 को पैरेलल में जोड़ो तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 2, आधा। तो सीरीज में जोड़ा तो 8 ओम आया और पैरेलल में जोड़ा तो 2 ओम आया, तो रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा था, सीरीज में ज़्यादा था, पैरेलल में कम था। ये हमेशा होता है, ये ऑलवेज होता है। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होगा VI ग्राफ, उस ग्राफ में मुझे जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो सीरीज का होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस कम होगा वो पैरेलल का होना चाहिए। अब VI ग्राफ में बगल में देखते हैं आपका क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ अब यहाँ जगह खाली है, यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप ये बताओ, आपको ये पता चल गया कि R सीरीज इज ग्रेटर देन R पैरेलल, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब आप बताओ अगर आपको VI ग्राफ बनाना है तो VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा, किसकी वैल्यू देगा, R की वैल्यू देगा। स्लोप मतलब होता है tan थीटा,
ठीक है। तो अगर मुझे आर मैक्सिमम ज़्यादा रखना है तो आर ज़्यादा रखने के लिए स्लोप बढ़ाना पड़ेगा, स्लोप बढ़ाने के लिए मुझे थीटा बढ़ाना पड़ेगा, थीटा यानी एंगल, ठीक है। तो मैंने एंगल बढ़ा दिया, और अगर एंगल कम कर दूं, जैसे ये वाला एंगल कम है तो एंगल कम यानी थीटा कम तो स्लोप कम, स्लोप कम तो आर कम, और आर कम किसका होता है? पैरेलल का। यानी कि नीचे वाला जो स्लोप होगा वो कम रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, यानी किसको दिखा रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। और जो V के करीब होगा, अभी मैंने ट्रिक बताया था, तो वो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, यानी सीरीज का। तो अगर VI ग्राफ होगा तो ये ऊपर वाला स्लोप, जहां स्लोप ज्यादा है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो सीरीज के लिए है, और नीचे वाला स्लोप पैरेलल के लिए है। तो अब देखिए ग्राफ में कौन सा है, तो ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला पैरेलल, यही था ना, सीरीज पैरेलल। तो ये हो गया हमारा सीरीज पैरेलल। ये कौन सा ऑप्शन है? ये आपका सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर? सी होगा, सी। यहां ए नहीं होगा, यहां सी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आईवी ग्राफ होता तो आईवी ग्राफ में उल्टा हो जाता, तब ऊपर वाला पैरेलल होता और नीचे वाला क्या होता? सीरीज होता, ठीक है, क्लियर? लेकिन यहां देखो, इन द फॉलोइंग, देखो इस केस में ना, इसमें देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फॉलोइंग वीआई ग्राफ, अब इसमें बोला तो वीआई ग्राफ है लेकिन बनाया आईवी ग्राफ है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ए ऑप्शन होगा। समझो, यहां क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉलोइंग वीआई ग्राफ, लेकिन यहां बनाया क्या है? यहां आईवी ग्राफ बनाया है। तो आईवी ग्राफ के केस में, अब देखो ये मैंने वीआई बनाया था तो मैंने ये कहा, लेकिन अगर आईवी ग्राफ होगा तो कहानी पलट जाएगी। अगर आईवी ग्राफ होगा यानी वाई एक्सिस पे करंट और वी एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल, तब आपका कहानी उलट जाएगी। तब आपका ऊपर जो होगा वो पैरेलल का होगा और नीचे होगा तो इस सीरीज का होगा, क्योंकि आईवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आर नहीं 1/r देता है, यानी रेसिप्रोकल। तो इसीलिए चीजें चेंज हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में ग्राफ कौन सा बना था? अगर ग्राफ देखोगे तो आईवी ग्राफ बना था। तो आईवी ग्राफ में सीरीज नीचे होगा, पैरेलल ऊपर होगा, ठीक है। तो यहां मैं अगर देखूं, ठीक है, तो आईवी ग्राफ में सीरीज नीचे, पैरेलल ऊपर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ए हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम वीआई ग्राफ दिया होता तब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? सी होता, ठीक है। तो ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना था, ठीक है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन में वीआई ग्राफ दिया था, तो वीआई ग्राफ अगर यहां बना भी होता तब हम सी टिक करते, लेकिन क्वेश्चन में कहा था इन द फॉलोइंग वीआई ग्राफ, लेकिन क्वेश्चन में यहां डायग्राम में तो आईवी ग्राफ बना दिया, तो आईवी ग्राफ के हिसाब से चलना होगा। आईवी ग्राफ के केस में ए ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है, और वीआई के केस में आपका ये आंसर सही होता, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के जो सही रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि सीरीज और पैरेलल, यानी सभी सेम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ूं और उन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ूं, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा आता है एज कंपैरिजन टू पैरेलल। तो अगर वीआई ग्राफ हुआ तो सीरीज का स्लोप ऊपर, पैरेलल का स्लोप नीचे, है ना, और आईवी ग्राफ है तो पैरेलल ऊपर और सीरीज नीचे। और मैंने ट्रिक भी बताया था कि रेजिस्टेंस उस केस में ज़्यादा होता है जो वी के करीब होता है। तो यहाँ वी के करीब क्या है? ऊपर वाला, तो ये सीरीज का होगा क्योंकि सीरीज में ज़्यादा होता है। और यहाँ वी के करीब कौन सा है? ये वाली लाइन, है ना। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है? सीरीज का। तो ये आपका सीरीज हो गया, ठीक है। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो मेटेलिक वायर है मेड फ्रॉम कॉपर having same length but the radius of wire 2 is double of that of wire 1. The resistance of wire 1 is 4R. If both wire are joined together in series, the total resistance become. अब देखो यहाँ दो केस है, दो वायर है, तो दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, पहले वायर 1 का देख लेते हैं। ये वायर 1 और ये वायर 2, ठीक है बच्चा। वायर 1 के लिए क्या कहा है? अच्छा, दोनों मेटेलिक वायर कॉपर के बने हैं, तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या? सेम रो। बात समझ में आ गई? दोनों का लेंथ सेम है, सेम लेंथ, तो लेंथ सेम हो गया,
ठीक है बच्चा, लेंथ सेम हो गया, बट द रेडियस ऑफ वायर 2 इज डबल टू दैट ऑफ वायर 1। यानी अगर वायर 1 का रेडियस r है तो वायर 2 का रेडियस उसका डबल है। रेडियस ऑफ वायर 2 इज डबल ऑफ दैट ऑफ वायर 1। तो अगर रेडियस r है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर इसका रेडियस 2r है तो इस मतलब सेकेंड वायर का अगर हमें एरिया निकालूं, ये तो फर्स्ट वायर का एरिया है, A1 मतलब फर्स्ट वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेकेंड वायर का एरिया पाई 2r का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पाई 4r स्क्वायर, यानी मैं इसे 4 पाई r स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर। अब क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज 4r। वायर 1 का रेजिस्टेंस 4r है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन, मैं एरिया लिख सकता हूं। ठीक है, एरिया मैंने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब वायर 2 का अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, रो इनटू लेंथ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्लियर। अब आप ये देखो, ये रो एल और पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो R2 कितना हो जाएगा, 4r अपॉन 4, यानी कि कितना r। तो पहले वायर का रेजिस्टेंस 4r, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस r। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ बोथ वायर आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज, तो 4r और r को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाता है एड अप, तो 4r प्लस r यानी 5r, तो हमारा आंसर होगा C, 5r। ठीक है, क्लियर। चलो बहुत इजी से हमने तरीके से निकाल लिया। ठीक है, देखो ये वाला केस भी क्या था, इस पिछले क्वेश्चन में अगेन हमको 2 वायर दिए थे, पहले वायर का डाटा हमने पुट किया दूसरे वायर में और हमारा आंसर आ गया, और फिर हमने दोनों को सीरीज में जोड़कर निकाल लिया आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, दो रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो 1:3, दो रेजिस्टेंस हैं जिनका रेशियो 1:3 है। इफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 9, और व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उनका इंडिविजुअल वैल्यू कितना है। तो अगर दो रेजिस्टेंस है जिनका रेशियो 1:3 है, तो मैं मान सकता हूं अगर एक R है तो दूसरा क्या हो गया 3R, मान सकता हूं कि नहीं, है ना, यही हुआ। अब बोला है इफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इन दोनों को मैं पैरेलल जोड़ दूं तो 1/R प्लस 1/3R, इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस बिकम, देयर टोटल रेजिस्टेंस बिकम 9 ओम, तो इक्विवेलेंट हो गया 1/9। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा R इंटू 3R, और ये ऊपर हो जाएगा 3R प्लस R इजकल टू 1/9। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4R अपॉन R इंटू 3R इजकल टू 1/9। R से R कैंसिल, ये 3 टाइम्स चला गया। ठीक है, तो आपका जो R की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, R इजकल टू 4 इंटू 3 यानी 12 ओम। ठीक है, अब अगर R की वैल्यू 12 ओम आ गई तो 3R मतलब 12 इंटू 3 यानी 12 3 या 36, तो एक रेजिस्टेंस 12 ओम का है, दूसरा 36 ओम का है, और हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसा लगा, है ना। तो देखो कितना सिंपल तरीके से किया, क्वेश्चन में जो बोला था एज्यूम किया, फॉर्मूले में रखा, सॉल्व किया, R की वैल्यू निकल गई तो R की वैल्यू आ गई, तो 3R की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू पूछा था मुझसे 12 और 36। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, टू रेजिस्टर्स X एंड Y व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 ओम। दो रेजिस्टर्स है, ठीक है, और दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस X और Y मान लेते हैं, X ओम Y ओम। तो जब दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं यानी X प्लस Y, तो ये किसके इक्वल आता है 18 के, ये बोला है ना। और जब फिर बोला है कि जब व्हेन इन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम,
और जब x और y ओम को जब पैरेलल में जोड़ते हैं यानी 1/x प्लस 1/y, तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो 4 ओम आता है यानी 1/4। तो आपको x और y का इंडिविजुअल वैल्यू बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आपके पास दो इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं क्यों ज्यादा सॉल्व करूं, मैं ऑप्शन को पुट करके देख लेता हूं ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, दो रजिस्टर्स हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ने पे 18 आ रहा है। ठीक है, तो 12 6 18, 10 8 18, 16 2 18, 11 7 18। ठीक है, तो यानी उस हिसाब से देखें तो चारों ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह भी कहा गया है कि x और y को पैरेलल में जोड़ने पर उनका रेजिस्टेंस क्या 4 ओम आ रहा है। तो इसमें से वो पेयर जिनको मैं पैरेलल में जोड़ूं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए वही आंसर होगा, है ना। तो मैं पहला देखता हूं 6 और 12, 1/, मतलब x की जगह मैं 6 मान लूं और 12 की जगह मैं y की जगह 12 मान लूं, मतलब मैं रिवर्स चल रहा हूं, क्रॉस चेक कर रहा हूं, ऑप्शन से आंसर चेक कर रहा हूं। तो मैं एक बार चेक करता हूं, तो 1/6 प्लस 1/12, तो 1/6 प्लस 1/12, अगर मेरा 1/4 आ गया इसका इक्विवेलेंट तो ये फिट हो जाएगा, क्योंकि 12 6 18 ये इक्वेशन भी फिट हो जाएगी इस पे, और 1/6 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/4 ये दोनों इक्वेशन इस पे फिट हो जाएंगी, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन जिस ऑप्शन पे फिट होंगी वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं पहले ऑप्शन पे चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/12 एलसीएम लो, कितना होगा इसका एलसीएम, 6 12 का एलसीएम 2 3 6 2 3 3 3 1 1, तो 4 3 12, 6 2 टाइम्स 12 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 3/12, 3/12 यानी 1/4 आ गया। 6 और 12 का पैरेलल 1/4 आ रहा है और 12 और 6 का सीरीज 18 आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर यही है ए, है ना, कि 12 और 6 को सीरीज में जोड़ो तो 18 आ रहा है और 12 और 6 को पैरेलल में जोड़ो तो 4 आ रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा जो ऑप्शन फिट बैठ रहा है वो ए है, मैंने ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लिया। नहीं तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ, यानी वायर है, इसे मैंने जैसे रबर बैंड होता है, बबल गम होता है, स्ट्रेच कर दिया। तो किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है। अगर इस पेन को मैं स्ट्रेच कर दूं, मान लो ये स्ट्रेच हो रहा है, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो क्या थिकनेस सेम होगी, क्या नहीं, थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक है, क्या सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगी। तो जब भी स्ट्रेचिंग का केस आए, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन स्ट्रेचिंग का आए तो आपको ये सॉल्व करना है कि भैया वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग वायर को स्ट्रेच करने से पहले और वायर को स्ट्रेच करने के बाद, ये वाला केस बनेगा। क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम में वी ले लूं, सेम रहेगा तो ठीक है, क्लियर। अब बिफोर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस कितना होगा ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेंथ और एरिया चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं पहले केस में बिफोर स्ट्रेचिंग एरिया ए था और लेंथ एल था, सपोज किया हमने, मान लिया, तो एरिया इंटू लेंथ यही होता है क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग के बाद वॉल्यूम तो वही रहेगी, लेकिन स्ट्रेचिंग के बाद बोला है कि जो लेंथ हो गई वो ट्रिपल हो गई, तो यानी लेंथ की जगह 3L इंटू एरिया। एरिया हमें नहीं पता है स्ट्रेचिंग के बाद, तो उस एरिया को मैंने ए डैश मान लिया। मुझे ये एरिया नहीं पता था, लेंथ पता थी और पहले का हमने मान लिया था। ठीक है, तो यानी कि ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ना कि A इंटू एल इजकल टू ए डैश इंटू 3L। ठीक है,
अब ये L और L कट जाएगा और यहाँ से A डैश आ जाएगा आपका कितना, A डैश इक्वल टू A/3। यानी कि अगर आपकी लेंथ यहाँ 3L हो गई तो एरिया कितनी हो गई, पहले के कंपैरिजन में 1/3 हो गई। तो अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, रो इंटू लेंथ L अपॉन एरिया A, और ये किसके इक्वल है, R के। R कितना है, 2 ओम। अब स्ट्रेचिंग के बाद बताओ बेटा, स्ट्रेचिंग के बाद जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रो इंटू लेंथ कितना है 3L अपॉन एरिया। एरिया हमने निकाल लिया, कितना हो गया, पहले के कंपैरिजन में 1/3 यानी A/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये यहां मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा R इजकल टू 9 रो L अपॉन A। अब रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। इसको मैं लाकर यहां पुट कर दूं तो यहां आपका R कितना हो जाएगा, 9 इंटू रो L अपॉन A की वैल्यू 2, तो 9 इंटू 2 यानी 18। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। स्ट्रेचिंग के बाद ये आपका हो जाएगा 9 टाइम्स, यानी पहले था 2, उसका 9 टाइम्स यानी 18। तो यहां आंसर होगा डी, 18 ओम। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब भी स्ट्रेचिंग का केस हो आप क्या करोगे, वॉल्यूम सेम करके सॉल्व करना। चलो, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 18 ओम है, स्ट्रेट वायर था, उसे बेंड कर दिया गया, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो बी, ए और बी पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट यहां है, इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से समझो। कह रहा है कि एक वायर था जो स्ट्रेट था, जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 18 ओम। ठीक है, अब हमने क्या किया, वायर को मोड़ दिया सर्कल के फॉर्म में, तो इस पूरे वायर का भी तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 18 ओम। लेकिन अब आपको यहां 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, क्लियर। और ये जो ए और बी पॉइंट जो कि सर्कल पे है, ये सेंटर पॉइंट से कितना एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ये एंगल आपका 120 है। ठीक है सर, ये एंगल 120 है, क्लियर। तो आपको पूछा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो जरा ध्यान से देखो, ए से बी जाने के कितने रास्ते, 2 रास्ते, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो जब भी रास्ते बहुत सारे निकलते हैं और वो रास्ते आगे जाकर एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, कनेक्शन कौन सा होता है, पैरेलल। ठीक है, तो आपको ऊपर वाले हिस्से का यानी इस वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का अगर रेजिस्टेंस पता चल जाए तो पैरेलल में फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे ए और बी के बीच में। ठीक है, लेकिन अब ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का यानी इस वाले पार्ट का और ये लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस निकाले कैसे, तो एंगल से निकालेंगे, एंगल इसीलिए दिया है। तो अगर आप पूरे वायर का यानी पूरे 360 डिग्री का जो रेजिस्टेंस है वो 18 ओम के इक्विवेलेंट है कि नहीं, पूरा वायर यानी पूरा 360 डिग्री और कितने इक्वल है, 18 ओम के। तो यानी हम कह सकते हैं 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 18 ओम। ठीक है, तो जब 360 डिग्री 18 ओम के इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट, तो 120 डिग्री किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो 120 डिग्री होगा किसके, 120 इंटू 18 अपॉन 360 के। तो कट जाएगा, ये 12 1 जा, 12 3 जा, 3 6 जा, तो यानी ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 ओम। अब पूरा 18 था, ऊपर वाले का 6 है, तो बचे हुए हिस्से का जाहिर से बात है कितना होगा, 12, तभी तो 12 और 6 पूरा 18 होगा। तो यानी अब आप देख रहे हो ये पॉइंट ए, एक ऊपर गया रेजिस्टेंस 6 ओम का और एक नीचे से गया रेजिस्टेंस कितने, 12 ओम का, और फिर ये आगे जाकर मिल गए किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो ये ऐसा डायग्राम बना कि नहीं, तो 6 और 12 किस में है, पैरेलल में,
सॉल्व कर लो तो 1/r इजकल टू 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू 1/6 + 1/12, ये हो जाएगा आपका 12 3 4, तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका कितना 4 ओम, तो 4 ओम इज द राइट आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, क्लियर। तो एंगल से रेजिस्टेंस निकालना था और फिर फॉर्मूले में रख देना था वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही कहलाते हैं, क्योंकि आपको सोच समझकर आंसर देना होता है। कंसेप्ट आपको पता है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया है कि हमेशा असर्शन को पढ़िए, ट्रू है कि फॉल्स डिसाइड कीजिए, फिर रीजन पढ़िए, ट्रू है कि फॉल्स डिसाइड कीजिए, और फिर आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो पहले असर्शन को पढ़ते हैं। Alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron toaster, बिल्कुल सही। जो भी हीटिंग डिवाइसेस हैं घर में, आपके हीटिंग डिवाइसेस कौन से, कपड़ा प्रेस करने वाला, पानी गर्म करने वाला गीजर, पानी गर्म करने वाला केटल, है ना, फिर रूम हीटर, इनमें जो एलिमेंट होता है जो गर्म होता है जिससे गर्मी निकलती है, तो वो एलिमेंट अलॉय का बनाया जाता है। बात बिल्कुल सही है। रीजन, alloys do not oxidize readily at high temperature, एलॉय हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते, जलते नहीं है, इसीलिए बनाया जाता है। तो क्या बात सही है, बिल्कुल सही। मेटल का क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि मेटल हाई टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो पता चला आपके गीजर में जो हीटिंग एलिमेंट है, जो गर्म हो रहा है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो चीज़, भाई हीटिंग एलिमेंट का मतलब जैसे मान लो कि ये मेरा हीटिंग डिवाइस, ठीक है, ये वायर है और वायर को मैंने जोड़ रखा है एक एलॉय के बने मटेरियल से। तो ये वाला एलॉय वाला जो गर्म हो रहा है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो यही तो गर्म होगा, और ये गर्म होगा तो गीजर के अंदर जो पानी भरा है उसको गर्म करेगा। तो ये मेरा हीटिंग एलिमेंट है। तो ये एलॉय का बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि एलॉय हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते, जलते नहीं है। मेटल का बना देते तो जल जाते। तो यानी कि रीजन तो ट्रू है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है कि हीटिंग डिवाइसेस का जो एलिमेंट होता है वो एलॉय का ही बनाया जाता है, इसीलिए रीजन ये है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजन एक्सप्लेनेशन है, मतलब रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर। चलो बी मतलब 12, क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन पढ़ते हैं। Rho is a constant of proportionality and is called electrical resistivity of the material of conductor। सही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कह लो या सिर्फ रेजिस्टिविटी कह लो, ये मटेरियल का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये तभी चेंज होता है जब मटेरियल चेंज करो। तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम पर मीटर, गलत, ओम इंटू मीटर होता है। कभी भूल गए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, हाँ होता है। तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, R मतलब रेजिस्टेंस, एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट, लेंथ का मीटर, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर होती है, ओम अपॉन मीटर नहीं होती। तो ये आपका फॉल्स है। और जब आपका असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो एक ही ऑप्शन बनता है, वो है सी। ठीक है, क्लियर। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है 13, असर्शन पढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, ट्रू। रीजन, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट दो विच करंट इज टू बी मेजर्ड, थ्रू विच, दो नहीं, थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। यानी पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, रीजन ट्रू है कि नहीं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ बिल्कुल। जिस सर्किट में हमको करंट मेजर करना है उस सर्किट के साथ एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, बिल्कुल ट्रू है ना, क्या है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन जरा अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन है क्या, एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं, क्या ये इस चीज को डिसाइड कर रहा है क्या कि एमीटर को, करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को एमीटर कहते हैं, नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का मतलब रीजन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो यहां आंसर होगा बी। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स द करंट इन द सर्किट।
तो एमीटर सर्किट में करंट को मेजर करता है, तो इसका रीजन ये थोड़ी होगा कि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, नहीं ना। तो ये आंसर बी होगा। दोनों ट्रू हैं लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन में कहा है लॉन्गर वायर हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड द स्मॉलर वायर हैव लेसर रेजिस्टेंस। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लॉन्गर वायर मतलब ज्यादा लेंथ तो ज्यादा रेजिस्टेंस, शॉर्टर वायर कम लेंथ तो कम रेजिस्टेंस। ठीक है, असर्शन ट्रू है। रीजन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। गलत, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये ट्रू हो जाता और ऊपर का एक्सप्लेनेशन हो जाता, लेकिन यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। When a wire is stretched to 3 times of its length, its resistance become 9 times. अगर किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे कितने गुना, 3 टाइम्स, यानी उसकी लंबाई 3 टाइम्स कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही। और ये अभी फॉर्मूले से मैंने बताया था, न्यूमेरिकल जो स्ट्रेचिंग वाला कराया था, कि जब लेंथ को आप स्ट्रेच करके 3 टाइम्स कर देते हो तो एरिया भी तो कम होकर 1/3 हो जाता है। तो जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो रो इंटू लेंथ तो 3L रखोगे, लेकिन एरिया क्या रखोगे, A/3। तो ये जब 3 ऊपर जाएगा तो 3 × 3 9 टाइम्स हो जाएगा। तो जो पुराना जो रेजिस्टेंस था उसका 9 टाइम्स हो जाएगा। तो जब किसी वायर को हम 3 टाइम स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाता है। बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ट्रू। लेकिन क्या ये रीजन ऊपर वाले का असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं। क्यों? यहां अगर ये लिखा होता कि वॉल्यूम सेम रहता है और 3 टाइम स्ट्रेच करने पर एरिया 1/3 हो जाता है, इसीलिए रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाता है, तब ये रीजन सही होता। लेकिन रीजन में सिर्फ ये लिखा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। लेकिन इस वजह से क्या रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों ट्रू तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है असर्शन में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ए डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। बिल्कुल ट्रू। अगर सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कम ज्यादा करना है तो सर्किट में रियोस्टेट लगा दो। रियोस्टेट डिवाइस को आगे पीछे करने पर उसका जो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो उस डिवाइस को रियोस्टेट कहते हैं। रीजन क्या लिखा है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। बताओ क्या ये बात सही है? हाँ, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता। तो ये आपका फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। असर्शन क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, सही है कि वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। रीजन क्या लिखा है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जहां पोटेंशियल मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो क्या ये जो रीजन है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है? यानी कि कहने का मतलब रीजन में ये कहा है कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, और असर्शन में लिखा है कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले डिवाइस को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या इसीलिए कहते हैं कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर हम पैरेलल में लगाते हैं इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर कहते हैं? नहीं। मतलब बात समझ में आया? रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन ट्रू तो है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
वोल्ट मीटर को हम सर्किट के साथ पैरेलल में लगाते हैं, तो क्या इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले डिवाइस को वोल्ट मीटर कहते हैं? नहीं, बात अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। बात बिल्कुल सही है। पैरेलल में क्या होता है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का R1 R2, तो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का क्या है? रेसिप्रोकल 1/R1 1/R2 रेसिप्रोकल है, और इन रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स ज्वाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बात सही है, यानी इंडिविजुअल जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है पैरेलल के रेसिप्रोकल का रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है। व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड, ये ट्रू है, असर्शन ट्रू है। व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी ये कह रहा है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। बिल्कुल सही। तो ऊपर वाली बात भी सही है, नीचे वाली बात भी सही है, लेकिन दोनों रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, 24 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी अगर हमको 2 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना होगा जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो हमें 24 जूल का वर्क करना पड़ेगा। फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। तो वर्क डन होता है पोटेंशियल अपॉन कितना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ V के जगह 12 लिख दूँ और मुझे वर्क निकालना हो, और मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितने चार्ज को मूव कर रहा हूँ? 2 कूलम का चार्ज। तो वर्क कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट इंटू 2 यानी कि V इंटू क्यू, यानी 12 इंटू 2 यानी 24 जूल। तो बात तो सही है, यानी असर्शन मेरा ट्रू है ना। रीजन क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन पोटेंशियल इंटू चार्ज के इक्वल होता है, और अगर पोटेंशियल इंटू चार्ज के इक्वल होता है तो अगर 2 कूलम के चार्ज को आप 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करोगे तो जाहिर सी बात है 24 जूल का वर्क करना पड़ेगा। यानी नीचे वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। ए क्यों होगा? समझ में आया? अगर ये फॉर्मूला सही है तो इसी फॉर्मूले से तो 24 जूल निकला है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो फिर वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज करेंगे तो आपका वर्क निकला कि नहीं? तो ऊपर वाला फॉर्मूला आंसर वैल्यू जो है वो सही निकल रही है, क्योंकि नीचे जो फॉर्मूला दिया है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी एक्सप्लेन कर रहा है। तो रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो 20 क्या लिखा है? द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओम्स लॉ में वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास करता है। ठीक, अगर वी आई की जगह आई वी ग्राफ भी होता तो भी स्टेटमेंट सही होता, तो ये हमारा ट्रू है। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल ट्रू। वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आर की वैल्यू देता है, लेकिन आर की वैल्यू देता है इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये तो एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो यहां आंसर क्या होगा? यहां आंसर बी होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अरे भैया, वी आई ग्राफ का स्लोप आर की वैल्यू देता है इसलिए
वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो कोई एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दो वायर हैं, दोनों वायर का लेंथ सेम है, ठीक है। एरिया क्या है, मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2, यानी टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया, दो वायर हैं, दोनों वायर का लेंथ और एरिया सेम है, रेजिस्टिविटी अलग अलग है, एक का रो 1 है दूसरे का रो 2। अगर दोनों वायर को हम क्या करें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो दोनों वायर का इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितना होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, आंसर तो ठीक है आपने देख लिया, लेकिन निकला कैसे, कैसे निकलेगा सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो है मेरे पास, 1/r + 1/r2 है वो वाला, लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बोला है दो वायर, तो मैं एक वायर को व्हाइट कलर से दिखा देता हूं, ठीक है, और दूसरे वायर को येलो कलर से। दोनों वायर का लेंथ क्या है, सेम, इसका लेंथ सेम, ठीक है। दोनों वायर का एरिया सेम, तो इसका भी एरिया सेम, लेकिन रेजिस्टिविटी इसका रो 1 है, इसका रो 2 है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया रेजिस्टिविटी रो 2, लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, दोनों वायर को। तो अगर मैं इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ दूं, ठीक है ना, तो अब आप बताओ, इसका लेंथ, एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन अगर सीरीज में जोड़ूंगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, डबल, L + L, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी रो 1, इसका रेजिस्टिविटी रो 2, बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं अगर R इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो कैसे निकालूंगा, R1 + R2 निकालूंगा, करूंगा कि नहीं, बिल्कुल करूंगा, ठीक है। अब मैं सीरीज का इक्विवेलेंट क्या ले लूं, तो इन सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं रो, मतलब सीरीज में जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो मान लेता हूं रो, ठीक है। RS मतलब अब ये सीरीज की बात हो रही है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनकी रेजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टिविटी तब अलग अलग होता है जब मटेरियल अलग हो, तो ये मटेरियल अलग था तो इसकी रेजिस्टिविटी रो 1, ये मटेरियल अलग था तो इसकी रेजिस्टिविटी रो 2। अब इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो अभी नया मटेरियल बन गया, इसका आधा हिस्सा दूसरे वायर का बना है, आधा हिस्सा दूसरे वायर का। तो अब सीरीज में इस वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कुछ और होगी, उसको मैंने मान लिया रो, ठीक है, इनटू लेंथ कितना हो गया, L + L 2L अपॉन एरिया, मैं क्या लिखा रहा हूं, इस सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, तो रो इंटू लेंथ कितना हो गया 2L अपॉन एरिया, एरिया तो वही रहेगा ए। अब R1 मतलब इस केस में ये क्या हो जाएगा, रो 1 इंटू लेंथ L अपॉन एरिया ए, प्लस R2 यानी इसका, तो ये हो जाएगा रो 2 इंटू लेंथ L अपॉन एरिया ए, ठीक है। अब कॉमन क्या है, काट दो, लेंथ एरिया कॉमन है, काट दिया, तो ये हो जाएगा 2 रो = रो 1 + रो 2, तो रो हो जाएगा आपका रो 1 + रो 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर है। और रो 1 + रो 2 डिवाइडेड बाई 2 ये किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा ये आंसर चला जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आपका रो 1 + रो 2 अपॉन 2 होगा, ठीक है, इस तरीके से निकाला, ये आपका सोल्यूशन था, ठीक है। ये RS का मतलब क्या है, जब हमने दोनों वायर को सीरीज में जोड़ दिया तो सीरीज में जो इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने RS ले लिया, तो वो दोनों का सीरीज में मिला के कितना होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस, जो फॉर्मूला होता है सीरीज में। अब मैंने इसकी रेजिस्टिविटी जब दोनों सीरीज में है तो रो ले ली, लेंथ हो गया L + L 2L, एरिया वही रहेगा, देख रहे हो, और फिर हमने R1 और R2 का वैल्यू पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया रेजिस्टिविटी का, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम is bent to form a closed square. What is the resistance across two diagonals
एंड ए एंड सी, सॉरी यहां थोड़ा सा इसको बदल देना है, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब जाके आंसर सही होगा, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ए और सी इस स्क्वायर के डायगोनल के दो पॉइंट्स हैं कि नहीं, तो ए और सी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे सोचो, बताओ। तो इसको तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो बहुत सिंपल है। एक वायर था स्ट्रेट जिसका रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम, है ना 20 ओम। अब उस स्ट्रेट वायर को हमने स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया, यानी अब इसको बेंड कर दिया। तो जब स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया तो हर साइड की जो लेंथ हो गई वो L/4 हो गई। तो जब लेंथ L/4 हो गई तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। तो 20 का 1/4 यानी 5, तो हर साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम 5 ओम 5 ओम। ये बात समझ में आई। ये भैया ये पूरा क्या था, लेंथ L था ना, ठीक है, और ये चारों पैरामीटर मिलाकर यानी साइड ए 4A मिलाकर लेंथ के बराबर है। तो A कितना है L/4, ठीक है, तो एक साइड की लेंथ L/4, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब लेंथ L/4 हो गई तो रेजिस्टेंस भी तो R/4 हो जाएगा। तो 20 का 1/4 5 ओम हो गया। अब A और C ये दो पॉइंट है जो दोनों पॉइंट इस स्क्वायर के डायगोनल के अलॉन्ग है। तो A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो A और C के बीच में आप देखो सीरीज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मुझे A से C पे जाना है, तो कैसे जाऊंगा, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यानी दो रास्ते हैं। और जब भी दो रास्ता होता है तो पैरेलल होता है। लेकिन ध्यान रखो कि जब मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये 5 ओम और ये 5 ओम ये सीरीज में मिलेगा। जब इस रास्ते से जाऊंगा नीचे वाले तो ये 5 ओम और ये 5 ओम सीरीज में मिलेगा, है कि नहीं। तो ऊपर 5 ओम सीरीज में कितना हो जाएगा 10 5 और नीचे से गया तो 5 और फिर ये 5। तो ये मैं A से चला और C पे पहुंच गया, है कि नहीं। 5 सीरीज में, फिर ये 5 और ये 5 सीरीज में, तो 5 सीरीज में कितना होता है 10, नीचे वाला भी 10 और 10 पैरेलल में कितना होता है 5 आधा। तो A और C के बीच में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 ओम इज द आंसर, ठीक है, आंसर डी है। समझ में आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब अगला क्या है 23, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है और वो 220 वोल्टेज पे 8 घंटे हर दिन काम कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 30 डेज इज 1320 रुपये, अगर 30 दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखा है तो आपको ये निकालना है कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है। तो 1 यूनिट का कॉस्ट कुछ ऐसा ही समझो कि 10 केले का दाम दिया था, 10 केला का दाम दिया था, 1 केले का दाम पूछ रहा था। तो 10 केले के जो दाम है, अमाउंट है, मनी है, उसको 10 से 10 किलो से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 यूनिट का, 1 केले का। तो बस वही चीज़ करनी है। तो आपको टोटल बिल पता है 1320 रुपये। तो टोटल बिल को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट आ जाएगा। अब टोटल यूनिट 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च हुई, तो पहले 1 दिन का निकालो पर डे, और यूनिट किस में रखेंगे किलोवाट आवर में, ठीक है। तो किलोवाट, अब किलोवाट यानी पावर, पावर कैसे निकाले, तो पावर निकालने के लिए VI फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। V कितना है, V आपका है 220, I कितना है V और I कितना है 5, तो पावर आपका वॉट में आएगा कितना 5 0 0 5 2 10 1 कैरी 5 2 10 1 11 1100 वॉट।
लेकिन मुझे किलोवाट में चाहिए, तो पावर को आपको किलोवाट में बदलना है, तो 1100 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपका किलोवाट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ किलोवाट आया है। अब मैं पर डे अगर देख रहा हूं तो 8 घंटे चल रहा है, बल्ब जल रहा है ना, तो पर डे में अगर देखूं तो किलोवाट को आवर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 1100 बटे 1000 को मैं 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किलोवाट आवर हो गया, लेकिन कितने दिन का? 1 दिन का। ठीक है, क्लियर। अब इसको मैं सॉल्व करूं। अच्छा, ये 1 दिन का हुआ, 30 दिन का निकालूं तो 30 डेज का निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 1100 बटे 1000 इंटू 8, और 1 दिन का ये था तो 30 दिन का, यानी इंटू 30। ठीक है, तो ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ये 1 0 कट गया, ये आ गया 8 तिके 24। ठीक है, और 24 इंटू 11, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 4 2 4 4 5 6, 264। कितना आ गया? 264। अब 1320 को आप 264 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना जाएगा? 2 1 जा 3, 2 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 3 जा 1 जा 11, 5 3 5 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आएगा? 5 रुपीज़। तो ये आ गया आपका कितना? 5 रुपये। तो मैंने क्या किया, 30 दिन में टोटल कितना किलोवाट आवर यूनिट खर्च हुआ वो निकाल लिया, फिर टोटल बिल को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो मेरा पर यूनिट का कॉस्ट आ गया 5 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स ए वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l। तो यहाँ आप एक वायर देख रहे हो, ठीक है, वायर में आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये प्लास्टिक का बना है। तो प्लास्टिक का बना है तो इसमें से करंट फ्लो होगी नहीं, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा है सेंटर में, ये कॉपर वायर का बना है, तो करंट इसमें से फ्लो होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। चलो, अब ए डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय ए इंक्रीज इन द। अब आप ये बताओ कि क्वेश्चन में ये कहा है, अच्छा प्लास्टिक इंसुलेशन का डायमीटर d दिया था और प्लास्टिक इंसुलेशन का लेंथ l दिया था और वायर के नहीं दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि रेजिस्टेंस को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब क्वेश्चन में ये बोला है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? एक तरीका है कि लेंथ को कम करो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा तरीका है एरिया को बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। नहीं, क्योंकि वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, डायमीटर d ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन। तो अब आप ये बताओ, अगर हम वायर का डायमीटर बढ़ा दें तो डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, तो ये तो लग रहा है सही आंसर। सी, टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता नहीं है, और हमको रेजिस्टेंस घटाना है तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, तो टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं सकते, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर नहीं कर सकते। इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन। प्लास्टिक इंसुलेशन से क्या लेना देना? प्लास्टिक इंसुलेशन के थिकनेस से रेजिस्टेंस का क्या लेना देना? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया, तो ये लेंथ और एरिया किसका? वायर का मैटर करता है ना, प्लास्टिक इंसुलेशन का थोड़ी मैटर करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, वायर का। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर?
तो यह हमारा बी होगा, बी होगा यहाँ, जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर? थिकनेस का कोई काम नहीं है यहाँ, प्लास्टिक इंसुलेशन के थिकनेस को चेंज करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, वायर का थिकनेस डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो लेंथ और एरिया है वो वायर की बात है, हो रही है ना, प्लास्टिक इंसुलेशन की थोड़ी, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो अगर हम वायर का एरिया या डायमीटर इंक्रीज कर देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां भी बी होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द लोवेस्ट total resistance that can be secured by combination of 3 resistors of resistance 4, 8 and 12 ohm। 4, 8 और 12 ओम के 3 रजिस्टर दिया है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सबसे कम कितनी आएगी। तो सबसे कम किस में आती है? जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी 4, 8 और 12 को पैरेलल में जोड़ दोगे तो सबसे कम वैल्यू मिलेगी। अगर क्वेश्चन में पूछता कि सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो सीरीज में जोड़ देते। तो हमसे सबसे लोवेस्ट, सबसे मिनिमम पूछा है तो हम पैरेलल में जोड़ देंगे, तो 1/4 + 1/8 + 1/12। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 4, 8, 12 का एलसीएम 2, 4, 6 है ना, यही है ना, 2, 4, 6, 2 हो जाएगा, 2, 4 जा 8, फिर 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 11/24। ठीक है, तो ये 1/r मिनिमम, तो r मिनिमम कितना हो जाएगा 24/11। ठीक है, तो हमारा 24/11 बी इज द आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 26, VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर इज शोन इन द फिगर। यहां आपको VI ग्राफ दिया हुआ है, ये पोटेंशियल y एक्सिस पे, x एक्सिस पे करंट। फिर ये कहा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो। तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि ये पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ है उसका स्लोप स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और पास कहाँ से कर रहा है? ओरिजिन से कर रहा है ना। और अगर पोटेंशियल, इन दोनों ग्राफ का पोटेंशियल और करंट का जो स्लोप है, ग्राफ का स्लोप है, वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये बता रहा है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही कंक्लूजन है ना। तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? बहुत आसानी से कंक्लूजन निकालूंगा। पहला कंक्लूजन ये निकालूंगा कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द गिवन VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। स्लोप जो है इस VI ग्राफ का, ये जो ग्राफ गिवन है इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है ये इस बात को बता रहा है कि हेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भैया स्ट्रेट लाइन तभी मिलेगा जब V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। स्ट्रेट लाइन का मतलब जितना I बढ़ाओगे उतना V बढ़ रहा है, या जितना V बढ़ाओगे उतना I बढ़ेगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्योंकि आप देखो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। आगे गए करंट बढ़ गया तो पोटेंशियल भी बढ़ गया, फिर आगे गए करंट बढ़ गया तो पोटेंशियल फिर बढ़ गया, है ना। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है। तो ये कंक्लूजन निकला कि नहीं। और दूसरा, स्लोप पासेस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। स्लोप इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये दूसरा कंक्लूजन निकला। बात समझ में आई? हाँ सर आई। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। यहां आपको क्या बोला है? 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैं ए बी सी, तीनों का लेंथ और एरिया दिया हुआ है, और तीनों सेम मटेरियल के बने हैं। इफ दीज 3 कंडक्टर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो ये सेम मटेरियल क्या बता रहा है? रेजिस्टिविटी सेम। पढ़ाया ना मैंने? हाँ सर पढ़ाया। तो तीनों की रेजिस्टिविटी सेम, तो तीनों का रेजिस्टेंस निकाल कर आपको ये बोला है कि फाइंड RA अपॉन RB, यानी RA और RB का रेशियो निकाल लो रेजिस्टेंस का, और RB अपॉन RC, यानी इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो।
तो पहले मैं तीनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो निकाल लूँ, फिर रेशियो निकाल लूँगा, ठीक है। तो पहले वायर का अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, वायर 1, वायर 2, वायर 3। तो पहले वायर का रेजिस्टेंस निकालूंगा RA, तो वो हो जाएगा रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। होगा कि नहीं, मानते हो? हाँ मानते हैं, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। दूसरे वायर का रो इंटू लेंथ, लेंथ कितना L/2 अपॉन एरिया 2A, तो ये हो जाएगा RB, ये RB हो जाएगा रो इंटू L/2 अपॉन 2A, यानी ये हो जाएगा रो इंटू लेंथ अपॉन 4A, ठीक है। अब मुझे RC निकालना है। RC क्या होगा, L/2 है तो A/2 है, तो RC इक्वल टू रो L/2 अपॉन A/2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वापस से रो L अपॉन A आ जाएगा, ठीक है। तो हमने RA, RB, RC निकाल लिया। अब मुझसे पहला पार्ट में क्या पूछा है, RA अपॉन RB पूछा है, RA अपॉन RB का रेशियो, तो RA अपॉन RB, तो ये हो जाएगा रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये हो जाएगा रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। तो रो L से रो L कट गया, A से A कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4:1। ये पहले पार्ट का आंसर है कि नहीं। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, RB अपॉन RC, RB अपॉन RC, तो RB क्या हो गया, रो L अपॉन 4A अपॉन में RC कितना है, रो L अपॉन A, तो रो L से रो L कट गया, A से A कट गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। और हमसे ये भी पूछ सकता था कि RA अपॉन RC निकालो, तो 1:1 हो जाता, ठीक है। चलो अब आ गया ये क्वेश्चन जिसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी ये केस बेस्ड है, तो केस बेस्ड में भी सोचना पड़ रहा है ना, कंसेप्ट को एनालाइज करना पड़ रहा है, तब आंसर निकालना पड़ रहा है। तो केस बेस्ड भी एक तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड हुआ, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही ये MCQ, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड आते हैं, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, तब आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ रहीमा वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ए सर्किट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट, शी वॉन्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। The following is the given circuit with the resistors A and B that are made of same metal and the same thickness, but A is twice as long as B. Same thickness but A is twice as long as B. यानी कि ये जो रहीमा ने स्कूल में जो प्रोजेक्ट किया है, जो डायग्राम उसने जो सर्किट बनाया, उस सर्किट का ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब रहीमा के सर्किट डायग्राम में 2 रेजिस्टर्स हैं A और B, ठीक है। अब इन दोनों रेजिस्टर्स के बारे में यहां चर्चा की गई है, ठीक है। तो जो रेजिस्टर A और B है वो सेम मेटल के बने हैं, तो मटेरियल सेम है तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा, ठीक है सर। और दोनों की थिकनेस सेम है, यानी इसका एरिया A तो इसका भी एरिया A, ठीक है। बट A इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज B, यानी B जितना लंबा है उससे दुगना लंबा A है, यानी L ले लिया B की लेंथ, तो A की लेंथ मैंने 2L ले लिया, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर मेरे पास ये डाटा है तो मैं यहां से रेजिस्टेंस RA क्या लिख सकता हूं, रो इंटू लेंथ कितना 2L अपॉन A, ठीक है। और RB क्या लिख सकता हूं, रो इंटू लेंथ L अपॉन एरिया A, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया A, ठीक है। ये RA और RB का मुझे वैल्यू मिल गया जो डाटा गिवन था, ठीक है। द टोटल करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर। इस सर्किट में जो टोटल करंट है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है, जो सेल से बैटरी से निकला फिर यहाँ गया, वो ये करंट आपका 6 एम्पियर है। और जो वोल्टेज है बैटरी का ये 12 वोल्ट है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो।
तो सर्किट का रेजिस्टेंस मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ से। आपको V पता है, I पता है, R पता चल जाएगा। सर V I कैसे पता है, देखो V पता है, I पता है, तो V और I पता है तो R पूरे सर्किट का निकल जाएगा। तो क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 में सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 28, V इजकल टू आई आर। तो V कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 6 एम्पियर, तो ये R आ जाएगा आपका सर्किट का। तो ये R कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 2 ओम। ठीक है, ये 28, ये आंसर नंबर 28 हो गया, यानी इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 6 V अपॉन आई इजकल टू R, तो ये 2 ओम आ गया। क्लियर। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर मैं सेकेंड वायर का, अब देखो सेकेंड वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं R ले लूं तो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर हो जाएगा। अगर मैंने इस वैल्यू को R के बराबर ले लिया तो ये क्या है 2 इंटू रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए मतलब R, तो ये होगा 2 इंटू R। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी। अब आर ए और आर बी की वैल्यू निकालना है, तो मैंने आर ए को 2R और आर बी को R मान लिया। ये कैसे माना, क्वेश्चन में जो गिवन था उस हिसाब से मैंने माना। ठीक है, अब आप ये बताओ आर ए और आर बी पैरेलल में है, हाँ सर पैरेलल में है, और इन दोनों का जो पैरेलल का इक्विवेलेंट है वो कितना आया, वो आपका आ गया है कितना 2 ओम। तो ये जो 2 ओम है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट ही तो है। तो मैं अब आंसर नंबर 29 निकालता हूं। ठीक है, अब आप डायग्राम में क्या देख रहे हो, थोड़ा डायग्राम को देखो ध्यान से। आर ए अपॉन आर बी, मतलब आर ए और आर बी ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया है। पूरे सर्किट का कितना है आर इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया है 2। तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी इजकल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 अपॉन आर ए, अब आर ए को हमने क्या माना था 2R माना था कि नहीं, ये देखो 2R माना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2R, प्लस आर बी को क्या माना था 1 अपॉन आर, तो ये हो जाएगा प्लस इजकल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम, तो ये हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2R इंटू आर, ये हो जाएगा R प्लस 2R इजकल टू 1 अपॉन 2। तो R प्लस 2R 3R अपॉन 2R इंटू आर इजकल टू 1/2। R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये जो R है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम, और ये R हमने किसको माना था RB को माना था, तो कुल मिला के ये RB की वैल्यू आ गई। और RA की वैल्यू, तो RA कितना था 2R के बराबर था, और R कितना है 3, तो 3 इंटू 2 6 ओम। ठीक है, तो RA और RB की वैल्यू हमने निकाल ली 3 और 6 ओम। ठीक है, तो 6 और 3, ठीक है, ये हमारा 6 ओम आ गया और ये हमारा 3 ओम आ गया। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया, सॉरी 29 भी हो गया। अब पूछा है डिटरमाइन द करंट इन बोथ द एमीटर, विल द करंट A1 एंड A2 बी द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां एमीटर कहां कहां लगा है जरा देखो। तो ये जो एमीटर लगा है ये RA के पास लगा है, तो यानी कि अगर RA में हमको पता चल जाए करंट तो वही रीडिंग ये बताएगा, और B में जितना करंट जा रहा है वो रीडिंग इस A2 में पता चलेगी। तो A में कितना करंट जा रहा है ये कैसे निकाले, ओम्स लॉ से। ये दोनों पोटेंशियल में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो B के अक्रॉस भी 12 वोल्ट और A के अक्रॉस भी 12 वोल्ट। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल पता चल गया, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लो। ठीक है,
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप तो बिल्कुल सही बता रहे हो। तो आंसर नंबर 30। ठीक है, तो अब अगर मुझे निकालना है करंट इन आर ए, ठीक है, तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा V अपॉन R, तो 12 अपॉन R, R कौन सा, RA रखेंगे ना, तो RA कितना निकला था हमारा, RA निकला था 6 ओम, तो ये हो जाएगा 6 ओम, तो करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाले ब्रांच में करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, तो A1 की रीडिंग कितनी आएगी 2 एम्पियर। रीडिंग ऑफ A1 एमीटर विल बी 2 एम्पियर। ठीक है, अब नीचे वाले ब्रांच सर्किट में, जो नीचे ब्रांच में जो रजिस्टर था उसमें करंट निकालना है, यानी करंट इन आरबी, और करंट और आरबी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 3 ओम। ठीक है, तो करंट कैसे निकलेगा V अपॉन R, तो V कितना है, V तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में थे RA RB, तो पोटेंशियल तो सेम होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल वही पोटेंशियल RA में भी, वही पोटेंशियल RB में भी, तो 12 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 4 जा यानी 4 एम्पियर। तो RB के साथ कौन सा एमीटर कनेक्टेड है, RB के साथ कौन सा एमीटर कनेक्टेड है A2, तो A2 की रीडिंग कितनी आएगी 12 अपॉन 3 यानी 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगी रीडिंग ऑफ एमीटर A2 इज कितना 4 एम्पियर। तो क्या रीडिंग दोनों एमीटर की सेम है, नहीं, तो यहां लिखोगे हेंस रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर विल बी डिफरेंट, रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर इज डिफरेंट। ठीक है, दोनों एमीटर की A1 A2 एमीटर की रीडिंग डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट में बता देता हूं। देखो, पहले पूरे सर्किट का पोटेंशियल दिया था, पूरे सर्किट का करंट दिया था, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया, पहला क्वेश्चन ये था। फिर जब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया, अब मुझसे ए और बी का रेजिस्टेंस पूछा था, तो जो क्वेश्चन में कहा था उस हिसाब से RA का रेजिस्टेंस मेरा 2R और RB का R आ रहा था, और ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/2R प्लस 1/R इजकल टू पूरे सर्किट का जो हमने निकाला था, है ना, उसके इक्विवेलेंट कर दिया। वहां से R की वैल्यू आ गई, वहां से 2R की वैल्यू आ गई, यानी RA और RB की वैल्यू आ गई। अब RA और RB पैरेलल में है, तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां भी होगा, वही यहां भी होगा। ठीक है, तो RA की वैल्यू 6 ओम आई थी, पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो 12/6, यहाँ 2 एम्पियर करंट यहाँ आ गया, और यहाँ पोटेंशियल 12, रेजिस्टेंस 3, तो 12/3 4 एम्पियर यहाँ आ गया। तो एमीटर A1 में रीडिंग 2 एम्पियर आएगी और A2 में रीडिंग 4 एम्पियर आएगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हो गए टोटल 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैंने कराए हैं, और इसी तरह मेरा हर सेशन देखिए, फिजिक्स को पढ़िए, समझिए, बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।